नमस्कार राम लालों, श्याम लालों, सुंदर कन्याओं, कैसे हो? बढ़िया, जोरदार, शानदार। फटाफट बता दो कितने लोग नहा के आए, फटाफट बता दो। सर हर बार पूछते हो, पूछना ही पड़ेगा, तुम नहाते तो है नहीं, बदबू यहाँ तक आ रही होती है तुम्हारी कैमरे से निकल कर। सही बता रहा हूँ मैं तुमको, मानते नहीं हो तुम लोग। कितने लोग नहा के आए, फटाफट बता दो। कितने लोग नहाए थे आज? चलो बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने ब्रश किया था? चलो भाई, तो अपन पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन। टाइम पास नहीं करते हैं, बिल्कुल रफ्तार में चलते हैं, सुनते चलते हैं। बेसिक बातें चल रही है अभी तो शुरुआती दौर की। फील से कनेक्ट करूंगा आपको। रोटेशन मोशन में मैंने बहुत बेसिक सी बात बताई थी भाई। रोटेशन मोशन का दूसरा नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी क्या होती है वो सर्कुलर में बताई थी। फिर वापस आपको मैंने रिजिड बॉडी के बारे में समझाया। रिजिड बॉडी के समझाने के बाद मैंने आपको उसकी डेफिनेशन को पूरा आपको अवगत कराया उसके रिजिड बॉडी से। फिर मैंने आपको भी बताया कि सर्कुलर और रोटेशन में क्या अंतर होता है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी बीच में, याद करो, कि भाई रिजिड बॉडी के मोशन को 3 हिस्से में तोड़ा गया, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इस चैप्टर का अपना पूरा जो फोकस जाएगा धीरे धीरे करके वो होगा प्योर रोटेशनल प्लस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में। पर उसके पहले हमें बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेगी जो हम धीरे धीरे सीखेंगे और इस शानदार चैप्टर को भी जबरदस्त करके बताएंगे। ओके सर, अब चलो एक और डेफिनेशन छोटी छोटी समझते हैं, जिसे अपन कहते हैं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओहो, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ रहा है कि क्या है? रोटेट द रिजिड बॉडी। देखो ध्यान से, जिस लाइन के अलोंग आप बॉडी को घुमाते हो, जैसे ध्यान से देखो, जैसे अब अपन ने जो मैंने पहले इलस्ट्रेशन लिया था उसको समझो अच्छे से। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है समझना उसको अच्छे से, कि याद कर जैसे मैंने पिछली बार पे वो घुमाया था अपने हॉलो स्फीयर, सबके रेडियस अलग अलग थे। और सोचो इन सबके सेंटर, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, ये जो सब सारे पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं उनके सेंटर 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 को सेंटर सेंटर को ज्वाइन कर लो। हाँ, तो इन सबके सेंटर, क्या रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एवरी सर्कुलर मोशन हैज अ सेंटर, यस। इफ यू विल जॉइन द लाइन जॉइनिंग दोज सेंटर्स इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, बात समझ आई? क्या रिजिड बॉडी के रोटेशन में क्या बहुत सारे पार्टिकल एक साथ रोटेट करते हैं? हाँ। क्या वो सब सर्कुलर करते हैं? हाँ। क्या उन सबका सर्कुलर का सेंटर एक ही जगह होता है? नहीं, अलग अलग होता है। देख, इसका सेंटर यहां C1, C2, C3। हाँ सर, तो उन सभी सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनती है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम फील वाली बात करें, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ सेंटर्स। कौन से सेंटर्स? जिनके अबाउट सभी पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं। चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो फील वाली। फील वाली डेफिनेशन क्या है? कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वह लाइन है जो सभी सेंटर्स को ज्वाइन करती है। कौन से सेंटर्स? जिन सेंटर्स के अबाउट पार्टिकल सर्कल कर रहा है। हाँ, तो क्या एक लाइन बन जाएगी? देख, ये लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर, बात समझ में आई। सो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। कौन से सेंटर्स? जिनके अबाउट सभी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल अलग अलग सेंटर के अबाउट सर्कल कर रहा है। उन सभी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उस सभी लाइन को जो उन सभी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। चलो भाई, ठीक भाई। अच्छा देखो, अब देखो ये बॉडी घूम रही है तीनों अलग तरीके से। एक ही बॉक्स है, क्या तीनों अलग तरीके से घूम रहा है? हाँ सर, बिल्कुल अलग तरीके से घूम रहा है। अब तो खुद सोच, इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगी? ध्यान से देख, तीनों के रोटेशन समझ में आ रहे होंगे। देख, इमेजिन कर, फिर तीनों के अलग अलग आ जाएंगे। अभी इमेजिन करना है, कुछ उतारना नहीं है इसमें। इमेजिन कर एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ऐसी लाइन जिसमें सब सेंटर घूम रहे हो? देखो देखो देखो, 3D में समझ में आ रहा होगा। देखो देखो, ये देखो। अब आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी बोलो, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? बोलो, सोचो, इमेजिन करो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? हाँ देख, ये वाली। क्या तुमने भी यही सोचा था? अरे क्या तुमने भी यही सोचा था? हाँ सर, बिल्कुल यही सोचा। उतारने की जरूरत नहीं है, फील करनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है भैया? जब बॉडी घूम रही हो तो भाई कौन सी ऐसी लाइन है जिसपे सारे सेंटर लाई कर जाएं, उसे क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या फील आई? एनिमेशन से और बड़ी आ रही होगी। बढ़िया एनिमेशन बनाए। हाँ भाई, जोरदार, शानदार, ये बात याद रखनी है एकदम। अच्छा
एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई सर। अब क्या करें, सुनते चलें, बढ़ते चलें, आगे चलें। ओहो, इसकी बताओ, एक और आएगा देखो अभी, रुक जाओ, इसकी बताओ, ये सोचो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी, सोचो सोचो सोचो, इमेजिन कर लिया क्या? अरे इमेजिन कर, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इट इज द लोकस ऑफ, it is a line joining all the centers जिसके अबाउट पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं। देख ये आ गया इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर समझ आ रही है, बिल्कुल आ रहा है। ओ हो, इससे मत डरना, थ्रू द सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द ब्रेड, ऐसे ही डराने वाले टर्म्स में अपने को नहीं बोलना, अपने को फील आनी है, फील आनी चाहिए, फील आएगी तो सवाल अपने आप होंगे। हाँ सर समझ आया सर, अच्छा भी लगा सर। बोलो इसकी किधर है, देखो सब लोग बताएंगे, सोचो, सोच लो, आने वाली है, बस सोच लो, इमेजिन कर ली, अरे सोच लो, अरे सोच लो, यस आ गई, लो क्या यही सोची थी। हाँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसमें सर्कल में सेंटर होता था क्योंकि एक ही पार्टिकल होता था। यहां पे रिजिड बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल हैं पर सब सर्कल कर रहे हैं, तो सबका सेंटर अलग हो सकता है। उन सेंटरों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको लिख लेना, क्योंकि रिजिड बॉडी मोशन में क्या, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स, देयरफॉर माइट बी इनफाइनाइट सेंटर्स, इफ माइट बी इनफाइनाइट सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग दोज सेंटर्स इज बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके सर, तो ऐसे देखते हैं, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा, सुंदर लगा, बहुत मजा आया। जैसे दरवाजे का देखो, दरवाजे की जो हिंज होती है, देखो क्या है, दरवाजे की हिंज के अबाउट ही सारे पार्टिकल, जब आप दरवाजा खोलते हो तो हर पार्टिकल सर्कल करता है ऐसे। देख ये भी अलग करेगा, ये भी अलग करेगा, ये भी अलग करेगा, इसका सर्कल ऐसे होगा, इसका सर्कल ऐसा होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। इन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर, इतना एनिमेशन तो उतारने की जरूरत नहीं, पर क्या एनिमेशन इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको फील आ जाए, ताकि आपको फील आ जाए। हाँ सर फील तो आई सर, मजा तो आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, बढ़ते चले, सुनते चले, मजा आया। ओ हो ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन की प्रॉपर्टीज, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी। समझे अच्छे से कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पॉइंट समझते हैं। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या बॉडी के अंदर से पास होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं इस पेन को ले लूं, हाँ समझना, ये पेन एक रिजिड बॉडी है, ऐसे समझना, मैं अपनी इस उंगली के अबाउट ऐसे घुमाऊंगा तो सोच के देख, इसका हर पार्टिकल क्या इस वाली लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है उनका? हाँ, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है। क्या बॉडी के बाहर है? हाँ, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले हम समझ गए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। इट इज द लाइन जॉइनिंग ऑल द सेंटर्स जिनके अबाउट पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं। क्या इसका बॉडी के अंदर होना जरूरी है? नहीं, ये बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। ओके सर, लो भाई ये बाहर हो गई, मैंने एक और इलस्ट्रेशन दिया था वो भी आपको समझ में आया। लो भाई क्या अंदर भी हो सकती है। ओके, ध्यान समझो। अब उसने क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड। इसको समझने का प्रयास करो, देखो कैसे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझ। जब टायर चलता है तो सोच, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी एक तरीके से, क्योंकि घूमता भी और चलता भी है। क्या इस वाली लाइन के अलोंग क्या सब ऐसे सर्कल सर्कल करते हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही कहलाएगी। पर ध्यान से देख, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सीधा चल रहा है। हाँ, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन का फिक्स होना जरूरी? नहीं, ये वो लाइन है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं रिजिड बॉडी के। हाँ, उन सभी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले। हाँ, क्या वो खुद भी चल सकती है? हाँ, टायर में होता है ऐसा। अरे हाँ, आगे आएगा, पर अभी आज समझ लो कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल करेगी तो ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ओके, और देखो तो ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको टायर से समझाया बहुत अच्छे से। ठीक भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो कि एक डिस्क ऐसे, ये मेरा मोबाइल देखो ऐसे, ये ऐसे घूमे, देख इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। हो जैसे नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि भाई बॉडी ऐसे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। तो उसने क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सोच, क्या ये सरफेस है? हाँ। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर होना जरूरी है? नहीं। क्या वो इसके प्लेन में भी हो सकती है? हाँ। हाँ सर, जो अभी अपने अपना गेट घुमाया था, देख गेट में भी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मिथ है, ये कोई ऐसी कोई चीजें नहीं कि साहब ये कोई फॉर्मूले हैं, ये मिथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन ऑफ द बॉडी में भी हो सकती है? जैसे कि घूमता हुआ नजर आ रहा है, अगर डिस्क ऐसे तो ऐसे एक्सिस है उसी के प्लेन में, हाँ उसके परपेंडिकुलर थोड़ी। हाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के परपेंडिकुलर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो प्लेन में भी हो सकती है। तो पहले हम समझे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। सभी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो बॉडी के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो फिक्स्ड रहे ये भी जरूरी नहीं है, वो बॉडी के प्लेन में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, सॉरी बॉडी के परपेंडिकुलर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आई तो आगे बढ़ो और सुनो। देखो भाई, आप सुन ले, कुछ नहीं फालतू की बातें, फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर लो ताकि मैं आगे की कहानी आपको सुना पाऊं। ऐसे मैंने फॉर्मूला डाल दिए बीच में ताकि तुम्हें याद रहे। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आई? हाँ। क्या सर्कुलर रोटेशन में डिफरेंस पता पड़ा? हाँ। प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में क्या एक बेसिक अंतर समझ में आया? हाँ। रिजिड बॉडी क्या होती है समझ आया? हाँ। ये बातें मैं अभी तक आपको बता चुका हूं। अब ये पीछे के फॉर्मूले कौन से देख, डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आती है, उतारना नहीं कुछ भी, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तीन फॉर्मूले आते हैं, ध्यान से समझो। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये आप सब लोग जानते हो, फटाफट ऐसे ही दिखा रहा हूं, काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। ऐसे अगर सर्कल में बात करो तो कहानी बिल्कुल सिंपल चलती है। थीटा को डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा आएगा, एंगुलर स्पीड। ओमेगा को डिफरेंशिएट करो तो अल्फा आएगा, और हम अल्फा को ए टेंजेंशियल, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं इसलिए कह रहा हूं सर्कुलर रिवाइज करके आया, पिछले टर्म बोला था मैंने, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ए रेडियल और ए टेंजेंशियल। अल्फा रिलेटेड होता है ए टेंजेंशियल से, और अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं जो आप जानते हो। v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला आप जानते हो, अपने ए टेंजेंशियल इक्वल टू ए टेंजेंशियल, अल्फा टेंजेंशियल नहीं, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा आप जानते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर आप जानते हो। आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा आप जानते हो। और अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो जैसे v बराबर u प्लस एटी होती है, इक्वेशन लगा सकते हैं। ये सब बातें अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, फटाफट मैंने रिवाइज कराया ये एहसास कराने के लिए कि ये पढ़ना है भाई, इनके बिना आगे कहानी चलने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं कहानी को किधर कनेक्ट करूंगा पहले समझो। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि, एक बात समझो अच्छे से, मान लो मैं आपको बोलूं कि, क्या बोलूं ध्यान समझना, मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी है 10 किलो की और एक बॉडी है 5 किलो की। मैं आपको बोलूं किसको हिलाना मुश्किल है, किसको हिलाना मुश्किल है? आप बोलोगे सर 10 किलो को। क्या ये एहसास आपको मास से हुआ? किसको हिलाना मुश्किल है? सर 10 किलो को। क्या ये आपने एहसास मास से करा? मास देखती समझ गए। तो मास एक पैरामीटर जो है बताता है कितना मुश्किल है इसको हिलाना। हाँ, बात सही है। अब सोच, मान ले मैं बोलूं इस 10 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। तो सोच इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब मैं बोलूं ये स्टेजेस हैं दो, ठीक। अब मैं तुझे बोलूं किसमें ज्यादा एनर्जी लगी होगी, तो तू मास से कंपेयर करेगा कि काइनेटिक एनर्जी से? काइनेटिक एनर्जी से। तो तू क्या करेगा, हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, इसमें हाफ 5 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये हो गया 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 जूल, और ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 इंटू 200 इंटू 5। बोलो क्लियर? क्या ये बहुत ज्यादा आया? भले वो 5 किलो का मास है, 10 मीटर पर सेकंड, कंफ्यूज मत हो कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है? ज्यादा नहीं रखते हैं अपन, 10 लेते हैं, तो ये 10 का स्क्वायर। बोलो क्लियर? हाँ, बात सर आपकी सही है। तो 100 इंटू
5, 500, 500 बटे 2, 250, 250 जूल एनर्जी। भले इसका मास कम है पर इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो किसी चीज को हिलाना कितना मुश्किल है, किससे जज करते हो? मास से। किसी चीज में कितनी एनर्जी है वो किससे जज करते हो? काइनेटिक एनर्जी से। हाँ सर ये बात समझ आती। कहानी क्यों ऐसे सुना रहा हूं तेरे को बाद में समझ आएगा, अभी धीरे धीरे। अच्छा अब समझ, तू घर पे सिलेंडर है तेरे, तेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जा सिलेंडर लेके आ, खत्म हो गया। ठीक भाई, तू सिलेंडर बांटने वाला, डिलीवरी वाला, ओके। और सिलेंडर वाला आता है आता है आता है आता है। जब याद करो कभी सिलेंडर वालों को देखा हो तुमने, गैस सिलेंडर वालों को लाते हुए, तो कभी कभी कुछ तो ऐसे उठा के लाते हैं, कुछ ऐसे लुढ़का के लाते हैं। अच्छा अब वो जो घर में सिलेंडर उसको सोच, तू ऐसे घुमा, ऐसे ठीक। एक दूसरा तरीका, उसको ऐसे घुमा, देख। सिलेंडर को घुमाने की बात कर रहा हूं। सिलेंडर को तो एक तो ऐसे घुमा, जमीन पर रख दे, ऐसे लुढ़का। एक दो सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमा जैसे दूसरा लगे, ऐसे देख, ऐसे। बोल किसमें ज्यादा कष्ट होगा, सोच के बोल। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अगर अपन सिलेंडर को ऐसे लुढ़काएं जमीन पे, एक तरीका। हाँ सर ऐसे ऐसे, बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे लुढ़काएं। एक अपन सिलेंडर को ऐसे ऐसे करें, ऐसे टुंग, फिर टुंग। एक अपन उसको ऐसे करो, सर्कुलर है तो ऐसे ऐसे लुढ़काएं। बोलो क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का। ये बॉटल देना, एक मिनट, ये बॉटल देना, मैं बताता हूं एक बार कैसे, देख ध्यान से। देखो एक तो अपन इसको ऐसे लुढ़काएं बिल्कुल सिंपल, एक अपन इसको ऐसे 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 ले जाए। कोई किसी को मान लो मैं दो बच्चों को बोलूं कि भाई सिलेंडर लेके आओ और परेशान मत होना, उसको घुमा के लाना, तो एक बच्चा तो आराम से घुमा के ले आया, दूसरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, ओ फिर ऐसे, फिर ऐसे। और हाँ सर, अगर वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो बोलो क्या उसको कष्ट किसको ज्यादा होगा, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? बताओ, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? अरे बताओ, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? अरे बता दो फटाफट, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? सर दूसरे वाले को। सिलेंडर वही, पर सोच घुमाने का कष्ट अलग अलग। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे थी, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। क्या हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया? हाँ। यानी कि किसी भी चीज को चलाने में मास से जजमेंट लेते थे, ओके, पर किसी भी चीज को घुमाने के लिए क्या कष्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर गया? इफ यू विल चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सोच आप इसको ऐसे की बजाय ऐसे घुमा घुमा के लाओ तो कष्ट अलग हो जाएगा। हाँ सर, तो इफ यू हैव टू रोटेट अ बॉडी, इफ यू हैव टू चलाओ अ बॉडी, देन ऑब्वियसली कितना कष्ट होगा मास से जज कर लेंगे। बट इफ यू हैव टू रोटेट अ बॉडी, क्या कष्ट, घुमाने का कष्ट क्या डिपेंड करेगा उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? हाँ सर, बात आपकी सही है सर। अब समझना, इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि कौन सा पैरामीटर होगा जो ये बताएगा कि कष्ट ज्यादा है कि कम है, उसकी तरफ अपन बढ़ना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आएगी, घुमाने के लिए कष्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर जाता है। भले सेम बॉडी हो, सिलेंडर को अलग तरीके से घुमाओगे तो कम कष्ट होगा, अलग तरीके से घुमाओगे तो ज्यादा कष्ट होगा, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर गया। एक ही बॉडी पे घुमाने के लिए अलग अलग कष्ट, हाँ, एक ही बॉडी को घुमाने के लिए अलग अलग कष्ट। ओ हो, बात तो सही है सर, अब सुनना अच्छे से। अगर सेम बॉडी को ओमेगा से घुमाना हो तो कैसे घुमाएंगे, इस बात पे ताकत का फर्क पड़ता है। कष्ट का एहसास लीनियर मोशन में हमें मास से होता है, मास ज्यादा तो कष्ट ज्यादा। ओ हो, यानी कि अगर मैं सिलेंडर को ओमेगा ऐसे ऐसे घुमाऊं तो कष्ट अलग है, ऐसे ऐसे घुमाऊं तो कष्ट अलग है, ओके। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। क्या लीनियर मोशन में ये कष्ट, चलाने वाला कष्ट, क्या मास से पता पड़ जाता है? तो इसमें कैसे पता पड़ता है, ध्यान से देखो। अगर किसी बॉडी को रोटेट कर, मैंने हिंदी में ऐसे लिखा था, नोट्स बिल्कुल नोट्स वाली लाइन ला रहा हूं। अगर किसी उसी बॉडी को रोटेट करना है तो कष्ट का एहसास किससे होता है, जो भी मैंने पूछा कैसे होता है, उसको समझने के लिए बात की प्रक्रिया को समझो। देखो अब क्या चीज ज्यादा, तो घुमाने का कष्ट ज्यादा। क्या है वो चीज जिससे पता पड़े कि यार ये चीज ज्यादा तो घुमाने में कष्ट ज्यादा?
ध्यान समझना। अब मान लो कि आपका सिलेंडर था ऐसे, एक बार आप सिलेंडर को ऐसे घुमा रहे थे, एक बार आप सिलेंडर को ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, ऐसे करके घुमा रहे थे, तब उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो गई, ये यूं ट्विंग ट्विंग ट्विंग। हाँ सर, अब सोच, मान लो कि मैं ऐसे भी ओमेगा से घुमाऊं और मैं ऐसे भी ओमेगा से घुमाऊं, तो दोनों में ओमेगा तो सेम हो गई। हाँ, अब सोच, जिस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, क्या उसको घुमाने में कष्ट ज्यादा हुआ होगा? हाँ, क्योंकि ताकत ज्यादा, ताकत सिनोनिम तो एनर्जी का है ना। सोच, मैं सिलेंडर को ऐसे 10 रेडियन पर सेकंड से घुमाऊं या ऐसे 10 रेडियन पर सेकंड से घुमाऊं, दोनों में ओमेगा तो सेम है, पर सोच, जिस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, क्या उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, मतलब कष्ट ज्यादा हुआ होगा। हाँ, यानी कि कष्ट को अपन लाएंगे काइनेटिक एनर्जी से। कैसे? सुन, समझ अच्छे, देखो इधर देख, मान लो कोई बॉडी घूम रही है ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो सोच ऐसे घूम रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल, ध्यान सुनना, एक बॉडी है जैसे घूम रही है, m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, mn पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, ध्यान समझना आप अच्छे से। क्या ये सभी, अगर ये बॉडी पूरी ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो क्या इस पार्टिकल की रफ्तार ऐसे ओमेगा r1 है? क्या इस पार्टिकल की ऐसे रफ्तार ओमेगा r2 है? क्या ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, क्या इसकी रफ्तार ओमेगा rn है? सब पार्टिकल्स की क्या सेम है? ओमेगा। क्या सेम है? ओमेगा। सब पार्टिकल की क्या सेम है सर? ओमेगा सेम है। अगर सब पार्टिकल की ओमेगा सेम है तो सबकी रफ्तार अलग अलग है, ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3। अगर मैं इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये v1, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये v2, हाफ m1 vn स्क्वायर। ठीक है, तो अपन v1 v2 लिख लेते हैं। हाफ m1 v1 कितना? अरे v1 कितना? अरे v1 कितना सर? v1 ओमेगा r1, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, प्लस हाफ m2 p2 कितना सर? ओमेगा r2 एंड सो ऑन। अब सोच, क्या ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है? क्या हाफ सब में कॉमन है? हाँ, तो अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान से समझो, अगर बॉडी को मैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा सेम ओमेगा से, तो ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी, पर क्या ये क्वांटिटी अलग अलग होगी? इफ यू विल चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या दिस क्वांटिटी विल चेंज? जितनी ज्यादा ये क्वांटिटी होगी, क्या उतना कष्ट इस ओमेगा पे लाने के लिए करना पड़ेगा? हाँ, बात तो सही है सर, बात तो सही है सर। इस पैरामीटर को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओहो, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिपेंड करता है? हाँ, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो क्या r1 r2 चेंज हो जाएंगे? हाँ, r1 r2 चेंज हो गए तो क्या m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर चेंज हो जाएंगे? हाँ, इस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और इसे लिखा जाता है सिग्मा mi RI स्क्वायर। यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील करो, जैसे मास के लिए सोचते थे कि मास ज्यादा तो हिलाना मुश्किल, ऐसे ही सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो घुमाना मुश्किल। हाँ सर, फील ऐसे करो कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना मुश्किल है, जैसे हम सोचते थे कि मास ज्यादा है तो उसे चलाना मुश्किल है। हाँ सर, फील तो आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मतलब घुमाना मुश्किल। उसका फॉर्मूला mi/ri स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर। r1 कहां से दूरी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी। इसका मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो क्या r1 r2 चेंज हो जाएंगे? तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा? क्या किसी भी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है कि अलग अलग? क्या इस एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग हो सकता है। ऐसे घुमाओगे तो अलग होगा, हाँ, ऐसे घुमाओगे तो अलग होगा, ऐसे घुमाओगे तो अलग होगा। एक ही बॉडी का मास तो एक ही है पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, जो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर।
हाँ सर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यू द आइडिया हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट द बॉडी। इट्स अ फील वाली डेफिनेशन। यह हमें एहसास कराती है कि कितना मुश्किल है बॉडी को घुमाना। ज्यादा आई मतलब घुमाना मुश्किल। अरे हाँ सर, बोलो थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? सोच के देखो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन? यस। क्या डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी? हाँ। अगर सर्कुलर हुआ तो दूरियां अलग अलग होंगी, कोन हुआ तो अलग अलग होंगी, स्क्वायर प्लेट हुआ तो अलग अलग होंगी। हाँ, एक ही मास हो पर सोच उसकी स्क्वायर प्लेट बना दे, सोच के देख, सेम मास हो मान लो, पर स्क्वायर प्लेट बना दें, किसी की रिंग बना दें, किसी का डिस्क बना दें, सोच सेम मास है, एम 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 दोनों के, सबके सेंटर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, पर सोच फिर भी सेम मास है तो क्या सबकी m1 m2 m3 की दूरियां अलग अलग हो सकती हैं? हाँ। तो सबका आई अलग अलग हो सकता है? हाँ। इसका मतलब क्या वो शेप और साइज पर डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है? हाँ। डेंसिटी ज्यादा तो m1 m2 बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ। शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। हाँ सर, करता है। फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर, वेयर r1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये आप जानते हैं। बात तो सर आपकी समझ आई और मजा भी आया, हाँ ना तो बोलो भाई। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत बढ़िया, मौज आ रही है। तो चलो आगे। कष्ट से समझाया मैंने, काइनेटिक एनर्जी निकलवाना सिखाई आपको, पर काइनेटिक एनर्जी समझाया कि देख सेम ओमेगा लाने के लिए जितना ज्यादा कष्ट होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब सही बताऊं, 1-1.5 लेक्चर्स के आसपास अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही सीखेंगे अपन। सोच कि अगर तू एलएम पढ़ सकता था क्या बिना मास के? नहीं पढ़ सकता था ना, पर मास तो डायरेक्ट गिवन होता था। ऐसे सोच, रोटेशन पढ़ सकता है क्या बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? तो अगर रोटेशन पढ़ना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, वैसे अगर रोटेशन पढ़ना है तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ही भूमिका निभाएगा जो मास निभाता था एनएलएम में। बिना एनएलएम में बिना मास के उसको पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े बिना रोटेशन पढ़ना संभव नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताता है कितना ज्यादा कष्ट है, इसलिए वो हमें निकालना आना चाहिए। तो अब रोटेशन पढ़ने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना आवश्यक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना आवश्यक है। तो कहानी शुरू हो गई अब ज्ञान ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपना आ गया सिग्मा एम आई आर स्क्वायर। ठीक है, हम समझ गए। ध्यान से देखो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मास, जाहिर सी बात है। क्या वो मास पर डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो शेप और साइज पर डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है? हाँ। जो रोल मास ने एनएलएम में निभाया वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में निभाता है। इन पॉइंट्स को आप लिख लो। कुछ और इनकी इंपॉर्टेंट बात आई अभी इतना लिख लो। हाँ सर, फटाफट उतार लो इसको, फटाफट उतार लो इसको, फटाफट उतार लो इसको। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें? ध्यान से सुनने, चलते चलने, पढ़ते चलने। ओहो, अब सवाल करने सही बताऊं तो सवाल थोड़ी रफ्तार में कराऊंगा, क्योंकि अब प्योर बेसिक मतलब आपको बेसिक गणित टाइप चीजें आएंगी। अब बेसिक पर आना चाहिए भैया, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। बिल्कुल कंफर्म 110%, बिना फॉर्मूलों की बात नहीं बनेगी। अच्छा सर, ठीक सर, आ जाओ। हाँ, समझ गए हम, बहुत बढ़िया। यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मास एंड AOR, ये तो हमें समझ में आता ही है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही लिख लो, बस इन तीनों को लिख लो, ये तो फालतू की जाते हैं, तो समझ में आ ही रहा है। हाँ, यूनिट पॉजिटिव होगा हमेशा और स्केलर क्वांटिटी मैं बोल चुका हूँ, अब लिख लो फटाफट एक बार। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर, हाँ सर, तो आ जाओ। MI ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम्स, अगर ऐसा समझो कि अगर किसी कोई ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस बॉडी नहीं है, जैसे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पहले अपन ऐसे सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं जो पॉइंट मासेस हैं, पर एक नहीं है, 2-5 हैं। क्या वो किसी एक फिक्स चीज के अबाउट घूम सकते हैं?
हाँ घूम सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब बहुत सारे पॉइंट मास है, अलग 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 इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह, समझ रहे हो। जैसे आपने मान लीजिए एक रॉड ले ली, तो रॉड में तो बहुत सारे पॉइंट मास है, बट इट इज in a continuous body, yes or no? But if suppose we have different masses, point masses, they are placed at different places, but they are rotating about a common axis, obviously then we can also calculate the moment of inertia. Simple, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus mrn square. तो ये तो बहुत सिंपल बात लो आ गया, इसमें क्या सोचना, यही तो इतनी देर से कर रहे थे, तो चाहो तो बस इसको बना लो। इसमें अब सवाल करेंगे पॉइंट मासेस पे, फिर करेंगे कंटिन्यूअस मासेस पे। ओके, जैसे याद करो पहले सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, 2 पॉइंट मास का m1 r1, याद है m1 r1 इक्वल टू m2 r2, याद है r1 क्या था m2 r बाई m1 प्लस m2, हाँ ऐसे r2 क्या था m1 r बाई m1 प्लस m2, हाँ ऐसे ही पहले पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, फिर कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। इसलिए कहानी में दम भी है और आपको समझ भी आनी चाहिए। अच्छा सर बात समझ आ गई, अब क्या करें, चलो आगे चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है आगे चलो। एग्जांपल सवाल से चालू करते हैं। 4 particles each of mass m are situated at the vertices of a square ABCD of side A on the xy plane as shown in the figure. Then find moment of inertia of system about the x axis. सोच के देखना, ऐसे x axis ले ली, ऐसे y axis ले ली, ऐसे z axis ले ली। डायग्राम को समझो, m m m रख दिया। x axis अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि अगर आप ऐसे समझो ये आपकी एक्स एक्सिस ऐसे है ना, तो आपका स्क्वायर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये स्क्वायर जो मास mm का बना हुआ है। बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन x के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तुम बताओगे फटाफट, तुम बताओगे फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, शर्माओ मत, बहुत आसान है। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फटाफट बताओ। साइड ए है, देखो कैसे कैसे बना सकते हैं, हाँ इस एक्सिस के अबाउट बताएं तो इस m की दूरी 0, इस m की दूरी 0, इस m की दूरी a, इसकी a, तो i क्या आया 0 प्लस 0 प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, यानी कि क्या 2ma स्क्वायर। क्या a एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी डायरेक्ट है, आंसर आ गया 2ma स्क्वायर। हाँ ये तो बहुत आसान था, तो अब शुरुआत तो आसान आसान से ही होगी ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 2ma स्क्वायर, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखो, हो साइड ए ऑन द xy plane as shown in the figure, then find out the moment of inertia about the axis AC, ये वाली, ये एक्सिस डायगोनल के अबाउट बता सकते हो तुम लोग, कंफ्यूज मत होना, जैसे डायग्राम पहले बनाया था वैसे बनाओ और बताओ AC के अबाउट क्या होगी, बता सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, हाँ भाई बताओ बताओ, अरे शर्माओ मत, हाँ हाँ बताओ भाई बताओ। नहीं आया, आया नहीं आया, सबका सही होना चाहिए, ट्राई करो। साइड ए थी तो देखो इसके लिए r 0, इसके लिए r 0, इसके लिए r a, नहीं परपेंडिकुलर दूरी तो ये हुई ना, हाँ तो अगर ये a है, हाँ तो ध्यान से देखो ये टोटल जो डायगोनल है ये √2a है, तो ये a बाई √2 है, ये भी a बाई √2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा 0 प्लस 0 प्लस m a बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू 2। हाँ 2 क्यों करा, इधर भी इधर, इधर भी इधर, प्योर बेसिक चीज चल रही है। हाँ सर, तो a बाई √2 का होल स्क्वायर इज a बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, ma स्क्वायर। मेरा आंसर कितना आया, ma स्क्वायर। अब इसमें क्या है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, आपको ढंग से बात समझ में आनी चाहिए, पहले समझे तो सही भाई हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी समझ आनी चाहिए। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, ma स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ और देखो, हो अब देखो ये वाली एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, देखो ये ध्यान से, ये वाली एक्सिस देखो बीच से पार हो रही है और परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल है पर सेंटर से पास कर रही है। हाँ अरे हाँ सर, सेंटर से पास कर रही है पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। हाँ बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, ऐसे है, देखो ध्यान से देखो डायग्राम को, तो ऐसे बताओ, अरे बता सकते हो तुम लोग,
वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। रफ्तार में पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिक बातें चल रही है। अब दिमाग चलाओ, चलो फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी है, रफ्तार तेज रखो, शर्माओ मत। अरे बताओ भाई। और सर इससे तो परपेंडिकुलर दूरी सबकी यही है सर। क्या दूरी a/√2 है? हाँ सर। क्या आंसर आ जाएगा 4m a/√2 का होल स्क्वायर? हाँ सर, यानी कि आंसर है 2ma²। सब लोग समझो ये कैसे आया। क्या चारों पार्टिकल बराबर दूरी पर है? क्या परपेंडिकुलर दूरी ये a/√2 ही है? हाँ, ये एंगल 90 तो हुआ एक्सिस से। अरे हाँ सर, एक्सिस से तो 90 डिग्री हुआ। हाँ, a/√2 आंसर आया 2ma²। क्या ऐसे सवाल करा नहीं रहा हूं, सोच, अगर मैं स्क्वायर की जगह ट्राइंगल ले लेता, क्या तुम लोग सवाल कर सकते थे? इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ। करा नहीं रहा हूं, क्या तुम कर सकते थे? स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, हेक्सागन ले लो। ठीक है यार, पॉइंट मासेस ही तो हैं, हमें बात समझ में आनी चाहिए। क्या ऐसे सवाल अपन 2, 5, 10 और कर सकते हैं? हाँ, और मैंने एक ही सिस्टम की 2-3 एक्सिस का निकाल के बता दिया। क्या एक ही सिस्टम में बहुत सारी एक्सिस हो सकती है तो बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं। हाँ, बात सर आप बिल्कुल सही बोले, जोरदार बोले, मजेदार बोले। वाह वाह, अच्छा, वाह सर, सही चल रहा है सर। बोलो क्लियर एकदम? अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलो तो आगे चलते हैं। 2ma² आ गया तो ठीक है। अब देख थोड़ा 3D में कर लो, एक करके बता दो। मान लो एक क्यूब है, क्यूब के 8 साइड पर, 8 वर्टेक्सेस पर मास m रखा हुआ है 8 particles each of mass m are situated at the vertices of a cube of side A as shown in the figure. Then find mi of the system about the z axis. Okay, z axis कहाँ है? ये रही। इमेजिन करो 3D में, थोड़ा सा कर सकते हो, पर तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग बताओ फटाफट, कर सकते हो तुम लोग? ऐसे ऐसे क्यूब है, क्योंकि सभी वर्टेक्स पे m रखा हुआ है, एस जेड एक्सिस के अबाउट। बताओ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ध्यान से, 1 2 का 0 होगा। करो करो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, अरे ट्राई करो मेरे लालों, सही करना, गलत मत करना। हाँ ओके, देखो इसका एक फ्रंट व्यू बना दिया अपन ने। हाँ, तो ये जेड एक्सिस हो गई। हाँ देख, ये और इसके पीछे वाला के लिए r0 for 2। ध्यान देख, इसके भी जस्ट ध्यान से देख, यहां पीछे चल। ये अगर ऐसे एक्सेस ले रहे हो ना आप, ये तो ध्यान से, अरे देखो, ये जो आप एक्सेस ले रहे हो, देखो ये इस वाली एक्सेस से ये पार्टिकल की, इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देख 1 और 4 के लिए r0 है। ध्यान से देखना, जो कह रहा हूं उसको समझना, और ध्यान से देखना 2 और 3 के लिए, 2 3 और 8 और 5 के लिए RA है। देख 2 3 8 और 5 के लिए ध्यान से देख RA है। हाँ, और ध्यान से देख 6 और 7 डायगोनल हैं, इनके लिए R√2A है। ये डायगोनल नहीं हूं तो एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, सेंटर के अबाउट घूमेंगे ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, तो √2A ही ना। हाँ, यानी कि 2 0 पर हैं, 4 A पर हैं और 2 √2A पर हैं। अब बताओ ये फिजिक्स है कि इमेजिनेशन है? सर ये तो इमेजिनेशन है जो कि प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा सीखोगे, जितनी ज्यादा मास्टर की बात मानोगे, उतना बढ़िया करोगे। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, मैं सही कहता हूं, तू मेरी सुनता नहीं है बस। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर सही है सर, सही जा रहे हो। लो भाई, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इसका ऐसे देखना, आंसर कैसे है। ओहो, लिखो आंसर। 2 तो 0 हो गया, 4 में a² तो 4ma² और 2 में √2 है, ये वाला √2 है। ठीक है, तो 2 × m √2a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 4ma², ये हो गया 4ma², यानी कि आंसर आ गया 8ma²। ओहो, आंसर कितना आया? 8ma², 8ma²। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलो भाई,
हो, ये अब तुम होमवर्क में लिख लो। होमवर्क मैं नहीं करा रहा, होमवर्क में लिख लो। क्यूब ले लो, क्यूब के सेंटर से पास कर रही है इसे, ओ ओ डैश। होमवर्क और आंसर बता रहा हूं सिर्फ, सबको करना है, गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी। समझ में आ गया सवाल? ये वाली एक्सिस है, ये वाली, ठीक। आंसर है 4ma²। सब लोग सही करेंगे, मास्टर नहीं बताएगा, ये सवाल आपन खुद करेंगे। हाँ सर, ध्यान से देख, तो 5-7 सवाल करा दिए मैंने आपको। पॉइंट डिस्क्रीट मास सिस्टम के, डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब पॉइंट मास, टक 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 टक। हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं भाई, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालते हैं उसकी इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए यहां तक पढ़ाया मैंने आपको। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा रहा हूं आपको। अच्छा सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, सुंदर सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब सुन, अच्छा ठीक है भाई। MI ऑफ, अब एक्चुअली क्या है, ये थे डिस्क्रीट मास सिस्टम्स। कैसे थे? डिस्क्रीट मास सिस्टम्स। अब मान लो कंटिन्यूस सिस्टम्स हैं, रॉड, रिंग, डिस्क, ये हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कॉन, सॉलिड कॉन, ये वो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ये वो कोई भी बॉडी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उसका इस बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो कैसा करें? क्या इस बॉडी के अनंत छोटे 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 टुकड़े कर दें? कर दिए साहब। उसमें से एक छोटा टुकड़ा लें, डीएम। हाँ, उस डीएम की दूरी मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या R² डीएम है? क्या ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI है? क्या इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें तो क्या I आ जाएगा? हाँ, दोनों तरफ क्या कर लें? इंटीग्रेट। ओके, तो I का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला कंफ्यूज मत होना, जो आप कर चुके वही हो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, पर हमने तो MR² पढ़ा है छोटी छोटे डिस्क्रीट मास सिस्टम्स के लिए। हाँ सर, तो क्या करें? उस बॉडी को अनंत भागों में तोड़ दें। इससे डरना मत, ये तुम जानते हो। उसको अनंत भागों में तोड़ दें और हर एक छोटे छोटे टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें। उस हर छोटे छोटे अनंत टुकड़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका होता है सांप। अनंत भाग में तोड़कर जोड़ने की प्रक्रिया कौन करता है? सांप। कौन करता है? सांप। तो बस उसी पे अपने को आगे बढ़ना है। अब अपन कंटिन्यूस बॉडीज की अगर बात करेंगे, जो अपने को इस लेक्चर में आगे बहुत सारा करना है, और अब उसको ज्यादा समझ में आएगा जिसने सेंटर ऑफ मास निकलने वाली कहानी को ध्यान से सुना था, उसे मेरी कहानी आज ज्यादा समझ आएगी। पिछले 2 लेक्चर से चिल्ला रहा हूं, पढ़ के रखो। हाँ, उसे थोड़ी ज्यादा फील आएगी अगर उसने पढ़ रखा है तो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो तो अपने को उसको अनंत भागों में तोड़ लेना चाहिए। अनंत भागों में तोड़कर जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करता है कौन? सांप। कौन? सांप। सांप मतलब इंटीग्रेशन। ओके सर, बात तो सर समझ आ गई, बहुत बढ़िया भी लगा। तो बस आगे चालू हो जाते हैं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस बॉडीज। सबसे पहली बॉडी कौन सी आएगी? देखो भाई, आ गई। ये तो अपन जो जानते हैं वही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, शेप एंड साइज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। शेप एंड साइज, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, कोई मास वाली बात हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ध्यान से देखो तो वही मतलब है, डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन ज्योमेट्री रिलेटेड टू द चोजन एक्सिस। लॉजिकल है, ये लिखा चुका हूं, वापस आया, परेशान मत हो। अब सुन, कंटिन्यूस बॉडी का सबसे पहला एग्जांपल, एक घूमती हुई रॉड ऐसे, हाँ ऐसे घूमती हुई रॉड ऐसे। अब याद कर, क्या ये रॉड का हर मास इस एक्सिस से सेम दूरी पर है कि अलग पे? दे बोल, सेम दूरी पे कि अलग पे? बोल, सेम दूरी पे कि अलग पे? अरे बोल, अरे बोल सर, अलग अलग दूरी पर। देख, ऐसे घूमती हुई बॉडी जब ये होगी, ऐसे एक्सिस की एक्सिस होगी, तो क्या इसका हर मास अलग अलग दूरी पर होगा? हाँ, कर सब सर्कल रहा होगा तो, और इसके अनंत टुकड़े करूं तो हर टुकड़े का आर अलग अलग है। हाँ, इसमें एक मास है, 2 मास है कि अनंत है? अनंत है। अच्छा, कभी ऐसा मत कर लेना। कैसा? बताता हूं सर। एक काम करो, अपन ऐसा सेंटर ऑफ मास पढ़ा था सर? हाँ सर, पढ़ा था। सर एक काम करो, रॉड का सेंटर कहाँ होता है सर? बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है ना? तो सर देखो, इस बॉडी को ऐसे रिप्लेस कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। सर पूरा मास m सेंटर ऑफ मास पे रख लो।
अब देखो सर, अगर पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रख लें तो क्या इसका आई हो गया mr, और सर सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है सर यार, l/2 पर, तो क्या सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml/2 का होल स्क्वायर। भाई साहब ये अन्याय है, अनर्थ है, ऐसे नहीं करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में। याद रखना कि पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया और सेंटर ऑफ मास की दूरी लिख दी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये गलत तरीका है, क्योंकि ये आर के नहीं आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वहां पे याद कर m1r1 प्लस m2r2 चलता था, यहां पर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर चलता है। हाँ, इसलिए ये टेक्निक यहां पे काम नहीं करती। कौन सी टेक्निक काम नहीं करती कि यू कैन रिप्लेस बॉडी बाय अ पॉइंट मास एट सेंटर ऑफ मास एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड राइट डाउन। ऐसे नहीं कर सकते आप कि आई ऐसे नहीं लिखते, m टोटल इंटू RCOM स्क्वायर, ये रॉन्ग तरीका है। ये गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं कि ये गलती करनी नहीं है। जो जनरली बच्चे गलती कर देते हैं वो ध्यान रखना, ये गलत तरीका है। अच्छा सर गलत तरीका तो बता दिया, सर सही तो बताओ। बिना सही बताए हम कैसे कर पाएंगे? तो समझ आ गया सर, ऐसे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब फिर से बेसिक पे चलते हैं। रॉड को तोड़ने का तरीका, क्या रॉड को अनंत भागों में तोड़ लेना चाहिए? रॉड को अनंत भागों में तोड़ लेना चाहिए। आ जाओ भाई, ये घूम रहा है देखो। हाँ, अब क्या करें? देखो भाई, रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, याद करो। ऐसे अनंत भाग में तोड़ो, छोटे 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 दिखाई दे रहा है, छोटे 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 छोटे। हाँ सर, इसको हम कैसे तोड़ते थे? x पे जाके dx। और हाँ सर, ये बनाना है अब तुमको। रॉड को कैसे तोड़ लिया? x पे जाके dx। क्या ध्यान से देखो, क्या m मास है l लेंथ में? मान लो रॉड का मास m और l ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं l और मास ले लेते हैं m। बोलो क्लियर? हाँ सर। तो मैंने आपको बोला कि m मास बड़ा मास है और l लेंथ है। क्या m मास है l लेंथ में, तो क्या एक लेंथ में मास है m/l, तो dx लेंथ में कितना मास है? m/l इंटू dx। तो ये dm की वैल्यू कितनी है? m/l इंटू dx। तो जो छोटा सा आपने x पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dx, ओए क्यों बार बार नहीं चिल्ला रहा हूं x पे जाके dx? पहले सिखा चुका हूं सेंटर ऑफ मास में कि ऐसे तोड़ते हैं। जब भी तोड़ने की रॉड के बारे में फील आए तो आपको ये विचार आना चाहिए, तो आपको ये विचार आना चाहिए। तो m/l इंटू dx, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक dm मास x दूरी पर है और उस dm की वैल्यू m/l dx है। तो इस dm का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? dmx स्क्वायर, यानी कि क्या m/l x स्क्वायर dx। हाँ सर, क्या ऐसे छोटे 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 अनंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने हैं। अनंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने का तरीका क्या सांप है? तो इंटीग्रेशन बना लो। हाँ, अब बोल, क्या डी का इंटीग्रेशन आई टोटल, क्या यहां पर m/l कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन क्या बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, पर x स्क्वायर dx अंदर बच जाएगा। अब सोच, रॉड की मतलब x की क्या लिमिट रखूं कि ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए लिमिट अच्छी आ जाए? क्या रॉड तब चालू हो रही थी जब x 0 था? क्या रॉड तब चालू हो रही थी जब x 0 था? हाँ सर, और खत्म तब हो रही है जब x l था। हाँ सर, यानी कि m/l x स्क्वायर इंटीग्रेशन l³/3 यानी कि ml स्क्वायर/3। ओ हो, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। मास m, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर/3। पता नहीं कितनी बार ये यूज में आएगा, मुझे भी नहीं पता। प्रूफ तो फील के लिए है, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई की वैल्यू आई
ml²/3। अब आज के लेक्चर में ऐसे ही प्रूफ कराते जाऊंगा और फॉर्मूले रटवाते जाऊंगा, जैसा सेंटर ऑफ मास में करा था। प्रूफ थोड़ी रफ्तार में बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ फील के लिए है और एक बार ये फील हम सेंटर ऑफ मास में ले चुके हैं। तो भाई साहब पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई साहब। और बहन जी मतलब सुंदर कन्या, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, तो सर याद हो गया। रॉड का अगर एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो है ml²/3। हाँ, रॉड का पता है एक और स्टैंडर्ड एक्सिस होती है ऐसे बीच वाली। क्या एक्सिस चेंज कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है? हाँ, तो रॉड में दो स्टैंडर्ड एक्सिस होती है। पहले सोचो कि हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रॉड को के इस वाली एंड पे ले लो तो आया ml²/3। सोच बीच में ले लो तो दोनों स्टैंडर्ड हैं, दोनों याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बीच में ले लो तो क्या होगा? करना तो ऐसे ही होगा, करना तो ऐसे ही होगा। पहले से उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। हाँ सर, अब ये याद रखना है, रट लो, रट लो। ओहो हो गया, आंसर आ गया, सब हो गया। ml²/3, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और एग्जांपल जो मैंने अभी बोला, बीच से घूमे तो। ओहो, बीच से घूमे तब भी करना तो वही है। ओहो, वही तोड़ना पड़ेगा, वही x पे जाके dx करना वही है। ध्यान से, मैं थोड़ा सा चेंज आएगा बस। ओहो, अब क्या? ध्यान से देख, रॉड को ऐसे थोड़ा, x पे जाके dx, dm। क्या फिर से dm वैसे लिखा जाएगा? dm की वैल्यू फिर से क्या होगी? m/l इंटू dx। ओके, क्या छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखा जाएगा? dm x², dm की वैल्यू m/l x² dx। डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लिया। और हाँ सर, अब अंतर पता है क्या आया? x की लिमिट कहां से कहां तक है? अगर एक्सिस ये है तो बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक है? रॉड क्या तब चालू हो रही थी जब x 0 था? नहीं सर। तो रॉड कब चालू हो रही थी जब x की लिमिट क्या थी? सर -l/2। हाँ, और खत्म कब हुई? जब रॉड की जब x की लिमिट क्या है? सर l/2। हाँ सर, तो लिमिट लगाई गई -l/2 से +l/2, यानी कि m/l 3 नीचे आ गया, l³ इधर बचा, -l/2 से +l/2। ओके, तो m/3l। ओके, ये x³ आया ना, x³ का 3 बाहर ले लिया अपने, तो l³/8। हाँ, माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, l³/8। और हाँ, यानी कि 2l³/8, यानी कि l³/4। l ने l को मार दिया, आंसर आया ml²/12, 3 4 जा 12। और हाँ सर, यानी कि ये रिजल्ट भी रात को 2 बजे प्रूफ फील के लिए, रिजल्ट सवालों के लिए याद होना चाहिए। रॉड का मास m, इसकी लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट है ml²/12। रात को 2 बजे भी पूरी होशो हवास में याद होना चाहिए। प्रूफ फिल के लिए रफ्तार तेज क्यों, पहले बता चुका हूं। और याद हो गए 2 रिजल्ट, कौन से? ml²/3 एंड के अबाउट, ml²/12 सेंटर के अबाउट। ओ हो, ml²/3 किसके अबाउट? एंड के अबाउट। ml²/12 किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, जोरदार सर। अब क्या करें सर? आगे चलो, प्रैक्टिस करो, बढ़ते चलो। 2 रिजल्ट याद हो गए, याद होने चाहिए। चलो आ जाओ, ml²/12। ओके, अब क्या करें? और एग्जाम्पल नहीं है, सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सोच, रॉड को अभी एक और स्टेज में लेते हैं। देख, सोच, रॉड ऐसे, मतलब एक्सिस ऐसे ले लो, रॉड ऐसे ले लो, टेढ़ी। हो, ऐसे घूम रही है रॉड, टेढ़ी, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं घूम रही। अभी परपेंडिकुलर घूम रही थी ना, अब ऐसे नहीं घूम रही, अब ऐसे घूम रही। हाँ, इसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मान सकते हो, बट हाँ एग्जाम्पल के रूप में ले लो एक अच्छा। ऐसे घूम रही, हो एक्सिस
और जो रॉड है उसमें एंगल है थीटा। अब निकालें, देखो कैसे, ये फिर से देखो, कोई x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो, ओके, इसका मास dm ले लो, ओके, क्या dm की वैल्यू फिर से m/l इंटू dx, हाँ। पर आप सोचो, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे di, तो dm तो m/l dx है, पर mr² में r क्या परपेंडिकुलर दूरी होती है, हाँ, पर x तो परपेंडिकुलर नहीं है। क्या r परपेंडिकुलर है, पर क्या r x साइन थीटा है, हाँ सर। तो क्या mr² में dmr² में क्या x आएगा कि r आएगा, और r क्या x साइन थीटा है, तो आएगा x² साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या di लिखा गया m/l, थीटा तो कांस्टेंट है, अगर ऐसे चेंज करोगे वेरिएबल को तो थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन x² dx, ओके। लिमिट x की कहां से कहां तक, रॉड कब चालू हो रही है, जब x 0 है और ये l है, तो I की वैल्यू आएगी m/l साइन स्क्वायर थीटा l³ 3, यानी कि ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सही है, हाँ, क्यों, सोच, अगर हम स्पेशल केस ले लें, जब रॉड ऐसे हो जाए तो क्या थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो क्या I बराबर ml² 3 आ जाए, मतलब जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, यानी कि अगर ये भी अपने को याद हो जाए तो मजा आ जाए। रॉड के 3 केस याद करने भाई, अच्छे सवाल अगर करने हैं तो केसेस याद होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, प्रूफ फील के लिए करा रहा हूं, उनसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर रिजल्ट याद होने चाहिए। रॉड के तीनों रिजल्ट समझो, ml² 3, ml² 12, ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ, बोलो क्लियर है क्या, ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, समझ तो आया सर, बढ़िया तो लगा सर, मजा तो आया सर, पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, यस सर, गॉट योर पॉइंट, चलो क्लियर है। रॉड के तीनों केस खत्म जो याद होने चाहिए, विद प्रूफ सीखे हमने तो, ओके, आ जाओ, अगला आ गया भैया, तो आ गया, हो गया आंसर, चलो ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा, आगे चलते हैं। अब आसान केस आया है, ध्यान सुनना, रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग ऑफ मास, ऐसे रिंग है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे रिंग है आपकी, और ये एक्सेस है, इसको अनंत भाग में तोड़ लो। अब ध्यान सुनना, अनंत भाग में अगर तोड़ो, हर भाग की दूरी कितनी है, सर r, क्या एवरी dm इज एट r डिस्टेंस, तो तोड़ने की क्या जरूरत है, सोच के देखो तो आप करते क्या हो, आप करते हो I लिखते हो इंटीग्रेशन dm r², यहां पे r सबका सेम है कि अलग है, सर सेम है, तो r² तो सेम आ गया, इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm मतलब क्या, टोटल मास, यानी कि इसका टोटल मास m है, तो mr²। अरे हाँ सर, इसमें क्या इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, रिंग में, अरे रिंग का अगर अपन एक्सेस ले लें, कौन सी एक्सेस ले लें, जो उसके सेंटर से पास करे और उसके परपेंडिकुलर हो, जो रिंग के, यानी कि अगर अपन बहुत सीधे शब्दों में सोचें तो ऐसे रिंग है और ये ऐसे एक्सेस है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सर डायरेक्ट mr²। इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, कॉमन सेंस है सर, सारा मास r दूरी पर ही तो है, r, तो m टोटल इंटू r²। हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर, बिल्कुल सही, हाँ हाँ बिल्कुल सही सर, मजा आया। अब एक और बात ध्यान सुन, सोच, ये जो रिंग थी, मैंने बोला ये इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मैं बोलूं, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक रिंग है, इसमें आधी रिंग का मास ना, ऐसे समझ, एक रिंग ऐसे ऐसे समझाता हूं तेरे को, मान लो तूने एक रिंग बनाई, इसमें ना आधी रिंग, ये येलो येलो डटी फैलो, ये येलो येलो डटी फैलो, आधी रिंग 2 किलो की है, और ये वाइट वाली रिंग
और ये व्हाइट वाली रिंग 1 किलो की है और ये सेंटर है और रेडियस 1 मीटर है। अब खुद सोच, ये रिंग यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सर नॉन यूनिफॉर्म है, इधर 2 इधर 1। पर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो तू क्या लिखेगा? 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 × 1 स्क्वायर। अरे पूरा 2 किलो क्या 1 मीटर की दूरी पर है? हाँ। क्या इधर का पूरा 1 किलो 1 मीटर की दूरी पर है? हाँ। तो तूने क्या लिख लिया? 3 × 1 स्क्वायर। हो, यानी कि क्या फिर से लिखा m टोटल × r स्क्वायर। हो, जबकि ये रिंग यूनिफॉर्म थी कि नॉन यूनिफॉर्म थी? सर नॉन यूनिफॉर्म थी। ओ, यानी कि रिंग के केस में रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर मास m पता है तो सबकी दूरी तो r ही है। अरे हां सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर ही आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर ही आएगा। हां सर, तो यूनिफॉर्म रिंग की नॉन यूनिफॉर्म की दोनों में mr स्क्वायर, दोनों में mr स्क्वायर। तो अपने को याद ये रखना है, मैं तो ऐसे रखना है तुमको। देखो ये ऐसे मास m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बात आपको समझ आई है? अरे हां सर, बात हमें समझ आई है। तो अब क्या करें? सुनते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो, वाह वाह। प्रूफ से ज्यादा रिजल्ट याद रखो। याद हो गया सर? अब क्या मतलब? तो ठीक है, मैंने बताया I बराबर है mr स्क्वायर, समझ आ गई। मैं तो कह रहा हूं आधी रिंग हो, पर आधी रिंग का मास m हो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फटाफट बोल दो। mr स्क्वायर बाई 2? नहीं, अरे आधी रिंग है, मास तो m ही है, टोटल दूरी तो r ही है, mr स्क्वायर। हाँ सर, ये देख कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर। हाँ, एक और सुन, मैं तो कह रहा हूं पूरी रिंग mr स्क्वायर, आधी रिंग मास m है तो mr स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूं एक आर्क है 60 डिग्री का, उसका मास भी m ही है, तो उसकी दूरी भी कितनी हुई? r। मैं तो कह रहा हूं dm मास बहुत छोटे से एंगल पे d थीटा में m है, पर है m टोटल और दूरी तो r ही हुई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? mr स्क्वायर। अरे बात तो वही हुई कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो क्या इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है? बस ये लिख के लिखना, सोचो। और ये बात याद रख लो कि रिंग का ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये बात हमें समझ आ गई, ये बात हमें समझ आ गई। अरे हाँ, क्या लिखा? mi does not depend on theta because mass is at equal distance from the center। तो बस टेंशन क्या लेनी, हो गया, मौज आ गई सर, मजा आ गया सर। बोला आया कि नहीं आया? अरे शर्माए तो नहीं राम लालो श्याम लालो? नहीं सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अब याद कर, अपने सेंटर मास पहले रॉड निकाली थी, फिर याद कर अपने रिंग निकाली थी। रिंग के बाद क्या आया था बताओ? रिंग के बाद क्या आया था बताओ? अरे बताओ क्या आया था? अरे बता दो, अरे क्या आया था? सर डिस्क। तो अगला अपने में भी क्या आएगा? डिस्क। आ गई डिस्क, डिस्क आ गई। रुक, डिस्क से पहले ये पढ़ ले, हाँ हॉलो सिलेंडर क्यों डाला है समझ में आया। सुन ध्यान से, डिस्क को होमवर्क में दूंगा, हॉलो सिलेंडर समझ। एक बात ध्यान दे, खुद फील आ जाएगी, ध्यान समझना। यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, इस हॉलो सिलेंडर की ये एक्सिस है, प्लस सिलेंडर ऐसे है और ये एक्सिस है। अगर सिलेंडर का मास m है और रेडियस r है, क्या इस एक्सिस से हर मास की दूरी r है? हाँ, तो ध्यान से देख, तो रिंग भी चपटा हॉलो स्फीयर ही तो है। हाँ, रिंग भी क्या चपटा हॉलो स्फीयर है? मैंने हॉलो स्फीयर क्यों लिया जैसे इसके बाद, इसे जस्ट बात क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्ट समझ में आ जाएगा उससे। क्या हॉलो स्फीयर का स्पेशल केस ही रिंग है? रिंग का चपटा हॉलो स्फीयर है। हाँ, यानी कि हॉलो स्फीयर की इस एक्सिस से क्या फिर से दूरी सबकी r है, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी
क्या mr स्क्वायर है? इसमें कोई प्रूफ या इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रिंग यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, हॉलो सिलेंडर रिंग का जैसे ही तो होता है, अगर उसके सेंटर से पास करे, अगर उसके सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो भैया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर होता है। तो दो फिर रट लिया ये ऐसे, ये रट लो भाई, ये रट लो भाई। होलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, होलो स्फीयर भैया याद होना चाहिए, बहुत काम आएंगे ये सब। रिंग के जज्बात क्यों पढ़ाया बोलो, समझ आया क्या? रिंग के जज्बात क्यों पढ़ाया बोलो, समझ आया क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर समझ आया सर, फील भी आई सर। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर समझ आ गया सर, क्लैरिटी है एकदम। ओके गॉट योर पॉइंट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। होलो हम रॉड सीखे, ध्यान से सोच, तो तू पता है 5 फॉर्मूले सीख चुका है जो याद होने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस तू जानता है। रॉड का एंड ml स्क्वायर बाय 3, रॉड का सेंटर ml स्क्वायर बाय 12, रॉड एंगल थीटा पे ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा। ओके रिंग mr स्क्वायर, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, होलो सिलेंडर अगेन mr स्क्वायर। 5 फॉर्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए। अब रिंग से फिर क्या चीज बन जाती है, ध्यान से सुनो, ये तो बन गया, समझ आ गया, मैं रिंग 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 करके सब रिंग 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 कर लिया तो भाई आ गया, मैं बात समझ आ जाओ। अब क्या ही डिस्क, डिस्क याद कर, डिस्क का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे डिस्क है पूरी, इस वाली एक्सिस के अबाउट। याद कर डिस्क किस किस से बनती थी, याद कर, रिंग 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 रिंग, याद है? याद है रिंग किससे बनती थी? रिंग 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 रिंग, देख देख, रिंग 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 रिंग, याद है? अब सेंटर ऑफ करा नहीं रहा हूं इसको, होमवर्क है, प्रूफ खुद ट्राई करना। आंसर आएगा mr स्क्वायर बाई 2। अगले टर्न पे मैं प्रूफ कराऊंगा। पर क्या अपन रिंग 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 कैसे लेते थे, ये अपन ने सेंटर ऑफ मास में सीखा था, याद कर, हाफ डिस्क निकाला था। हाँ सर निकाला था, निकाला निकाला था, 4r बाई 3 पाई। हाँ क्या रिंग ले लेके निकाला था, ऐसा ही यहां पे भी करना होगा। r पे जाके dx की एक रिंग ले लेना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना और इंटीग्रेट कर लेना, आंसर mr स्क्वायर बाई 2 आएगा। नहीं आए टेंशन मत ले, ट्राई तो कर, मैं कराऊंगा आपको, ये होमवर्क ट्राई करना है, ट्राई करो। आज का लेक्चर मैंने सही रफ्तार में लिया है, हाँ बिल्कुल सही सर, पर याद रखना मेन बात रिजल्ट्स हैं, प्रूफ फील के लिए हैं। बोलो क्लियर है एकदम? अरे सोच लो, तो ये अपन घर से ट्राई करके आएंगे। और आज के लेक्चर से अपन विदा लेते हैं। लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।